हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये और जो था वो हिंदी वाला था, ठीक है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो है वो छोटा सा मॉडल है, उसको देखेंगे और उसके बाद उसमें क्या कमी रह गई कि रदरफोर्ड को आना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को शॉर्ट में बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि जरूरत नहीं है, बड़ा जितना बता सकते बढ़ा देंगे। देखो, ये है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसको रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल कुछ भी कह सकते हैं। बात सीधी सी है कि उनके अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, जो पॉजिटिव स्पेयर है, जो पॉजिटिव पार्ट है एटम का, वो पूरे एटम के अंदर इवनली जो है वो इस तरीके से फैला हुआ है। और उनको कंपनसेट करने के लिए, उस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज जो है वो जगह जगह पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव पार्ट हो गया और जो सीड्स हैं वो नेगेटिव पार्ट हो गया। रेजिन पुडिंग के अंदर जो पूरी पुडिंग है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, और उसके अंदर जो रेजिन्स हैं वो क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन बात ये है। इसका मतलब क्या है कि एटम पूरा भरा हुआ है, एटम में जो मास है वो पूरी तरीके से उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इंपॉर्टेंट जो है उनका फीचर था कि जो, चलिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉडल इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इसको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, या बोलेंगे प्लम पुडिंग या पुडिंग मॉडल। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्पेशल फीचर है इसका, जो स्पेशल फीचर है वो स्पेशल फीचर क्या है कि द होल मास ऑफ एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो होल मास है ना वो यूनिफॉर्मली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चलो यूनिफॉर्मली कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स मेक इट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली यानी हर जगह एक जैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन बोल दे, वो लिमिटेशन ही है कि अल्फा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, ऑफ रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अपने ही आप में इसका एक ड्रॉबैक बन गया कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो रदरफोर्ड का मॉडल आया या रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट आया वो तो कुछ और ही बोल रहा था, ठीक है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या जे थॉमसन ने आकर बोला कि हमारा एक मॉडल है जो क्या कह रहा है कि जो मास और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके अंदर, एक एटम के अंदर। लेकिन जैसे ही इसकी खुशी मना रहे थे, वो बोल रहे थे कि हाँ मैंने दिया है, उतने में ही रदरफोर्ड आए और आकर बोले हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, और आकर दिया अपना एक एक्सपेरिमेंट। नहीं देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक छोटी सी बात है, इसको नोट करना ना करना एक ही बात है, बस ये है कि 1898 में इन्होंने ये मॉडल दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एज सच स्टार्टिंग है मॉडल देने की, क्योंकि इससे पहले डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था। एटम के बारे में अजम्पशंस की थी, एटम की थ्योरी बताई थी, ठीक है, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में हमने सारी बातें बता दी कि सब कुछ बातें कहीं ना कहीं पर गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो कहा था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडीड इंपॉर्टेंट, और एक बहुत अच्छी बात ये लेके आया। देखो पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाते हैं यहाँ पे इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल क्या है यहाँ पर, हीलियम के डाई पॉजिटिवली चार्ज आयंस।
क्या है इसमें, मतलब कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो हैं 0, प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स 2 है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है। ये अल्फा पार्टिकल इनके पास यहाँ पर है, हीलियम आयंस है। और साथ में यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से सोर्स आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने लेड की प्लेट लगा रखी है जो कि इसको बीम बना देगी। और अब ये हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतला क्या है, गोल्ड का फॉइल है, जिससे ये भी जो पार्टिकल है वो टकरा रहे हैं। और यहाँ पर लगा दी इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट। थोड़ा गलत हो गया, फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने यहां पर बना दी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए हुआ ये, ठीक है, ये इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट यहां पर लगा दी। अब हुआ ये कि यहां पर चमक रहा, यहां पर चमक रहा, यहां 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 चमक रहा। ठीक है, यानी कि जहां जहां पार्टिकल टकरा रहा था वहां वहां कोई पार्टिकल, मतलब कि इसका मतलब क्या है, कोई यहां पे गया होगा तो चमक रहा, कोई पार्टिकल इधर गया, कोई पार्टिकल यहां, कोई पार्टिकल यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन थे। इसका मतलब समझिए आप, कोई लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, समझ रहे हो कितने पे डिफ्लेक्ट हुई, 80 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना। कोई आई ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, कोई आई सीधी चली जाए, ठीक है, कोई लाइट आई ऐसे चली जाए, एक लाइट ऐसी आई या एक बीम ऐसी आई, एक हीलियम पार्टिकल ऐसा आया जो ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री पर आ गया। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, और इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, और उन ऑब्जर्वेशन उन्हें मिली, और उनसे उन्होंने कोई रिजल्ट या कंक्लूजन निकाले। अब उनके बारे में बात करते हैं। हालांकि सर हमने तो आज तक ऐसा कहीं देखा ही नहीं, ये लेड प्लेट बोल रहा हूं मैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, सर लेकिन गलत बात यह है कि हमने आज तक ये नहीं देखा। हम तो वो सर्कल वाला जानते हैं, वो भी बनाते हैं, वो थोड़ा एनलार्ज है। ये एग्जैक्ट जो इनका है ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल में बहुत पतला सोने का फॉइल है, जैसे हमारा चांदी का होता है ना, चांदी का फॉइल होता है, कहाँ मिठाइयों पे लगाते हैं, कुछ लोग सोने का भी लगाते हैं। ठीक है, चलो हटा दें इसको। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसको समझिए अब आप। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। पहले हमारे टाइम पे प्यार की भीख मांगी जाती थी, कोई बड़ी बात थी ना। आजकल ऐसा नहीं होता, बाबू तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं नस काट लूंगा अपनी। चलो आजकल के 90 बच्चे, चलो देखो, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, सीधी की सीधी चली गई, ऐसे चली गई, कोई भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। एक ऐसी आई ऐसे गई और ऐसे आ गई। बात समझ में आ रही? ये क्या है, ये एटम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एटम्स हैं। तो इनसे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, और उनसे उन्होंने मतलब ऑब्जर्वेशन निकली और उनसे कोई कंक्लूजन इन्होंने निकाले। तो जो हमने वो बड़ा बनाया था उसका एक मिनीचर बना लेते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा। एक ये रहा, एक ये रहा, और भी एटम्स बन सकते हैं। कुछ ऐसे गए, अच्छा ये तो सीधा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर है। कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, सॉरी उल्टा बना दिए, ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए। कुछ ऐसे गए, ऐसे निकल गए, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, अच्छा ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए आप
ठीक है, हालांकि ये डायग्राम बहुत गलत बना है, इसको और साफ बनाना चाहिए। जब तक साफ नहीं बनाएंगे जब तक मज़ा नहीं आएगा। चलो एक एक डायग्राम बनाते हैं, ओनली एक सर्किल बनाया, ये देखिए आप। ओ माय गॉड, अब इसका मतलब समझिए, जितनी ज्यादा नजदीक लाइन जा रही है किसके, इस सेंटर के, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि एक जो अल्फा पार्टिकल है वो ऐसा गया कि वापस उसी एंगल पे वापस आ गया, मतलब लौट गया। ठीक है, इसका मतलब समझिए। पहली बात तो देखिए, मैक्सिमम लाइन सीधी सीधी जा रही है, ऐसे गई और ऐसे निकल गई, शूं 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 शूं। मतलब पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन। और यहां पर मैं लिख लेता हूं कंक्लूजन, जो उन्होंने इस बात से समझा। ठीक है भाई, कुछ तो समझेंगे ना भाई, आपने कुछ देखा तो उससे कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो पहला ऑब्जर्व करेंगे तो रिजल्ट निकालेंगे ना, ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बढ़ाओ आप। पहला, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स passed through foil without any deflection। यानी कि सीधे के सीधे यहां पर जो फॉइल थी हमारे पास, यहां पर जो हमारा प्लेट था उस पर दिख गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वहां पर बिना किसी डिफ्लेक्शन के वहां पर दिख गए, यानी कि सीधे सीधे चले गए। इसका मतलब मैक्सिमम part of atom is empty। जो एटम का मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, खाली है। प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस, क्या है, फ्री स्पेस है किसके अंदर, एटम के अंदर। एटम जो है वो पूरा खाली है उनके अकॉर्डिंग। दूसरा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यहां पर भी अल्फा पार्टिकल्स ही हैं, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। कुछ जो है वो छोटे एंगल्स पर आकर क्या हुए, डेविएट हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, देखिए यहां पे ऐसे ये, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पार्ट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल एरिया या स्पेस। बहुत छोटे से एरिया के अंदर जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, कंसंट्रेटेड। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 में से एक पार्टिकल रिटर्न टू द सेम पाथ। इसका मतलब कि सेट ऐसे पार्टिकल फेंके और क्या हुआ, एक पार्टिकल ऐसा था जो तुरंत वापस आकर हमारे पास आ गया उसी एंगल पे, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे, ऐसे गया और ऐसे आ गया। इसका मतलब in a small area, in a small region, positive charge is concentrated known as न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज, यहां की पॉजिटिव चार्ज का मतलब पूरा का पूरा मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल रीजन, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है, और वो बहुत ज्यादा छोटा है। पॉजिटिवली कोर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये तीन उन्होंने क्या करे, ऑब्जर्वेशन देखे और उससे उन्होंने क्या निकाले, 3 रिजल्ट निकाले। 3 ऑब्जर्वेशन 3 रिजल्ट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बल पर, उसके दम पर उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया, और उन मॉडल्स के पॉइंट में यहां पर लिखने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, और उसमें क्या कमी रह गई उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लें।
बढ़िया दिख रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और उसके फीचर थे ये कि द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated at in a very small region called nucleus. Neutrons and protons together known as nucleons. Third, radius of atom is 10 raised to power minus 10 meter approx, and that of nucleus is 10 raised to power minus 15 मीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एटम। एटम के वॉल्यूम से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल समान है। क्यों? अगर देखिए यार, रेडियस का क्यूब होता है 10 का क्यूब 10 की पावर माइनस 30, 10 का पावर माइनस 45, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस वजह से क्या कह सकते हैं कि ना के बराबर। लास्ट एक और बात कर लेते हैं, एक फोर्थ पॉइंट भी है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, सॉरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, हैज इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। राइटिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ, तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। देखो ये चार जो है इनके मेजर पॉइंट है। पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो है समाया हुआ है। उसके अलावा न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत कम है। न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीज़ें हैं वो है न्यूक्लियंस और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दोनों को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियंस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अलावा जो चीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व करते रहते हैं लगातार किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे जो हमारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये इनके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन कमी तो इसमें भी रह गई। कमी तो इसमें भी रह गई। क्या कमी थी ज़रा देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट करें। हट जाए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा। हटा दें इसको। 1 2 3। जो भी किया है इसने किया, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा। बड़े को हटाकर छोटा भी इसीलिए बनाया है ताकि ये दिखता रहे। लोगों को अपनी गलतियां दिखती रहनी चाहिए। गलतियों का सामना करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। देखो, जो चौथी बात बोली थी ना उन्होंने, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। सर ये गलती कैसे हो गई? देखो, मैक्सवेल आए
और ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैक्सवेल आए और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी अपनी, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, मूव करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो पक्का एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। एनर्जी रिलीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, यानी कि पहला जो ड्रॉबैक था वो क्या था, रेडियो एक्टिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थियरी। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ एटम पर सवाल उठाया। इन्होंने क्या कहा, सवाल क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्या होगा यार, इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो रोटेट कर रिवॉल्व करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। एटम की स्टेबिलिटी का क्या होगा, बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं था, वो एक बात नहीं समझा पाए। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर पाए। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सप्लेन्ड। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग देन इट मस्ट हैव अ काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल रिलीज एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट इट्स एनर्जी देन at a point of time electron will fall inside the nucleus, and then what will be the stability of atom, the stability of atom will be lost। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ये सही है, जो रदरफोर्ड का मॉडल सही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत है तो फिर आगे की बात कैसे चलेगी, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बात होगा। तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात नहीं कर पाए, और आगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि क्या बोहर का जो मॉडल आया उसने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया क्या। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।